हेलो बच्चों, वेलकम टू टॉपर्स तक। तो बायोलॉजी से एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक मानव उत्सर्जन तंत्र। तो आज हम लोग मानव उत्सर्जन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। अगर आप लोगों के सिलेबस में मानव उत्सर्जन तंत्र है तो बने रहिए हमारे वीडियो के अंत तक। अगर आज आप लोग मानव उत्सर्जन तंत्र को पढ़ लेंगे तो आने वाले परीक्षाओं में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। जो भी क्वेश्चन पूछे जाएगा आप लोग चुटकियों में उसे सॉल्व कर लेंगे। अगर आप लोग किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं तो मानव उत्सर्जन तंत्र से एक दो क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ, क्योंकि आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ही आसानी होगी। हमारे चैनल पर जो भी स्टूडेंट नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। आइए बिना किसी देरी के अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। आइए बच्चों समझते हैं उत्सर्जन का मतलब क्या होता है। सबसे पहले हम लोग समझेंगे उत्सर्जन का मतलब क्या होता है। उत्सर्जन का मतलब यही होता है कि जो भी खराब मतलब विषैले चीजें होती है उसको बाहर निकालने की प्रक्रिया उत्सर्जन कहलाती है। हमने कहा उत्सर्जन का मतलब क्या होता है, जो भी विषैले चीजें होती हैं, विषैले पदार्थ होते हैं, उसको बाहर निकालने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, उत्सर्जन कहलाती है। अब हमें पता चला ये विषैले पदार्थ मिलते कहाँ से हैं। हमने तो कह दिया विषैले पदार्थ को बाहर निकालने, विषैले पदार्थ मिलते कहाँ से हैं। तो ये विषैले पदार्थ हमें भोजन के रूप में मिलते हैं। ये विषैले पदार्थ किसके रूप में मिलते हैं, भोजन के रूप में मिलते हैं। लेकिन भोजन के रूप में मिलने के बाद कुछ पदार्थ इसमें आवश्यक भी होते हैं, कुछ पदार्थ इसमें क्या होते हैं, आवश्यक भी होते हैं, और कुछ पदार्थ क्या होते हैं, अनावश्यक होते हैं। क्या होते हैं, अनावश्यक होते हैं। जो आवश्यक पदार्थ होते हैं उसको हमारी शरीर क्या करती है, ग्रहण कर लेती है, और जो अनावश्यक पदार्थ होते हैं उसको शरीर से बाहर निकाल देती है। उसको शरीर से क्या करती है, बाहर निकाल देती है। और यही जो विषैले पदार्थ, जो अनावश्यक पदार्थ होते हैं, जो तंत्र इसमें इसको निकालने का कार्य करते हैं, उसी को ही क्या कहते हैं, उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। उसी को ही क्या कहते हैं, उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। अब देखिए उत्सर्जन तंत्र का फिगर यहाँ पर बना हुआ है। उत्सर्जन तंत्र जैसे हम लोगों में, मनुष्य में अगर बात करें, उत्सर्जन जो विषैले पदार्थ होते हैं किसके फॉर्म में निकलते हैं, तो यूरिया के फॉर्म में बाहर निकलते हैं। जैसे ये हो गई राइट किडनी और ये हो गई लेफ्ट किडनी, मतलब ये हो गई राइट किडनी और ये हो गई लेफ्ट किडनी। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें, जो राइट किडनी होती है थोड़ा दबी होती है, मतलब नीचे होती है, और लेफ्ट वाली थोड़ी ऊपर होती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये लीवर के दबाव के कारण ये थोड़ा नीचे हो जाती है और ये थोड़ा ऊपर हो जाती है। इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। इसके बाद जो किडनी होती है, किडनी के ऊपर एक थैलीनुमा संरचना होती है जिसे क्या कहते हैं, आदिवृक्क कहते हैं, आदिवृक्क कहते हैं। इसके बाद ये जो इसका द्वार होता है, किसका, किडनी का जो मेन द्वार होता है उसे क्या कहते हैं, रीनल हाइलस कहते हैं। यहाँ सबसे ज़्यादा यूरिया रहती है, कहाँ पे, रेनल हाइलस पे। इसके बाद अगर हम बात करें, जो भी उत्सर्जी पदार्थ होते हैं यहाँ से छनते हुए यूरेटर के माध्यम से, यूरेटर को हिंदी में क्या कहते हैं, मूत्रवाहिनी की सहायता से कहाँ पहुँचते हैं, मूत्राशय में पहुँचते हैं। मूत्राशय को इंग्लिश में क्या कहते हैं, यूरिनरी ब्लैडर। ठीक, जब यहाँ से विषैले पदार्थ छन करके कहाँ, मूत्राशय में आ जाते हैं। जब ये पूर्ण रूप से भर जाता है, क्या, मूत्राशय जब पूर्ण रूप से भर जाता है तो जो भी विषैले पदार्थ होते हैं मूत्र मार्ग की सहायता से, मतलब यूरेथ्रा की सहायता से क्या होते हैं, बाहर निकाल दिए जाते हैं। तो ये प्रक्रिया हमारी उत्सर्जन कहलाती है। ठीक बात है, इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। अब आइए आगे देखते हैं। आइए बच्चों अब आगे देखते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि हमारे शरीर का सबसे हानिकारक पदार्थ क्या होता है, हमारे शरीर का सबसे हानिकारक पदार्थ क्या होता है, मांस होता है। क्या होता है, मांस होता है। मांस को जब खाया जाता है तो इससे मिलता क्या है, प्रोटीन मिलता है। क्या मिलता है, प्रोटीन मिलता है। लेकिन जो हमारा शरीर है इस प्रोटीन को प्रोटीन के रूप में यूज नहीं कर पाता है। इसका क्या कर देता है, विखंडन कर देता, मतलब पाचन कर देता है। जब इसका पाचन कर देता है तो एक आवश्यक पदार्थ और मिलता है जिसको क्या कहते हैं, अमीनो एसिड कहते हैं। जिसको क्या कहते हैं, अमीनो एसिड कहते हैं। और इसी अमीनो एसिड में क्या मिला होता है, अमोनिया। क्या मिला होता है, अमोनिया मिला होता है। अब यहाँ अगर हम बात करें, अगर हम लोगों में 1 ग्राम अमोनिया को बाहर निकालना है तो हमें कितने ml पानी की आवश्यकता होती है,
500 ml पानी की आवश्यकता होती है। मतलब 1 ग्राम अमोनिया को बाहर निकालने के लिए हमें आधे लीटर पानी की आवश्यकता होती है। यहीं पर अगर हम बात करें, अगर हमें 10 ग्राम अमोनिया को बाहर निकालना है तो हमें 10 ग्राम इधर से 10 से मल्टीप्लाई, इधर से 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, अगर हमें 10 ग्राम अमोनिया को बाहर निकालना है तो हमें कितने लीटर पानी की आवश्यकता पड़ेगी? 5000 ml, मतलब 5 लीटर। 5 लीटर इतना पानी कोई आम इंसान नहीं पी पाता है। 5 लीटर पानी एक दिन में, बहुत कम ही लोग होंगे जो एक दिन में 5 लीटर पानी पीते होंगे। हमें पीना भी चाहिए, 5 लीटर पानी की आवश्यकता है। जब हम 5 लीटर पानी को पियेंगे तब 10 ग्राम अमोनिया को बाहर निकालेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। फिर इसके बाद इधर जो हमारा क्या है, NH3, ये क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है। फिर अमोनिया को किसके रूप में बाहर निकालता है? तो यूरिया के रूप में बाहर निकालता है। किसके रूप में बाहर निकाल देता है? यूरिया के रूप में बाहर निकाल देता है। फिर हमें, अगर हम बात करें 1 ग्राम यूरिया को हमें बाहर निकालना है तो सिर्फ हमें 50 ml पानी की आवश्यकता पड़ती है। कितने? 50 ml। इतना तो आम इंसान पी लेता है। तो अमोनिया को किसके रूप में हम लोग बाहर निकालते हैं? यूरिया के रूप में बाहर निकालते हैं। इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं जो उत्सर्जन होता है ये कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। अब आइए उसको ग्राफ के माध्यम से समझते हैं। आइए बच्चों, आगे देख लेते हैं उत्सर्जन के प्रकार में। उत्सर्जन कितने प्रकार का होता है? तो उत्सर्जन 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा है? पहला है अमोनोटिलिक, दूसरा है यूरियोटिलिक और तीसरा है यूरिकोटिलिक। अब इसमें हम बात करेंगे जो उत्सर्जन के प्रकार होते हैं, इसका उत्सर्जी पदार्थ क्या है, आवश्यक जल कितना होता है, इसके उदाहरण कौन कौन से हैं। अगर आप लोग ये तीनों यहाँ से क्वेश्चन 1-2 जरूर पूछा जाता है, इनका उत्सर्जी पदार्थ क्या है या इनमें आवश्यक जल कितने, आवश्यक जल की मात्रा चाहिए। ठीक, आइए उस पर सबसे चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं अमोनोटिलिक। अमोनोटिलिक का जो उत्सर्जी पदार्थ होता है अमोनिया होता है। इसमें पानी की आवश्यकता कितनी होती है? 500 ml प्रति ग्राम, मतलब 1 ग्राम बराबर 500 ml। 500 ml। इसके बाद अगर हम बात करें इसके उदाहरण के तो कौन मछली वर्ग आ जाएंगे, जो भी मछलियां होती हैं। अन्य जलीय वर्ग जो जल में रहते हैं, इतना मान के चलिए जो जल में जो जीव रहते हैं उनका उत्सर्जी पदार्थ अमोनिया होता है। क्यों? क्योंकि उन्हें अगर हम बताएं 1 ग्राम में 500 ml पानी की आवश्यकता होती है, उतना ये पानी पी लेती है। क्यों? क्योंकि ये जल में ही रहती हैं, ये जल में ही रहती हैं और इन्हें उतने पानी की आवश्यकता हो जाती है, इतना पानी वो पी लेती हैं, इसलिए इनका उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है? अमोनिया होता है। पहला आप लोगों को समझ में आया। दूसरा देखते हैं क्या है, यूरिकोटिलिक। क्या है? यूरिकोटिलिक। यूरिकोटिलिक का जो उत्सर्जी पदार्थ है क्या है? यूरिया है। अगर हम जल की बात करें, कितने जल की आवश्यकता होती है? तो 50 ml प्रति ग्राम, मतलब 1 ग्राम बराबर 50 ml। 1 ग्राम बराबर 50 ml। इसका उदाहरण क्या हो जाएगा? मनुष्य हो जाएंगे, अन्य स्तनधारी या उभयचर प्राणी हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर हम बात करें मनुष्य, अन्य स्तनधारी इतना पानी तो पी नहीं पाएगा कि वो डायरेक्ट अमोनिया को ही बाहर निकाल दे। अभी हमने बताया आगे कि अगर हमें अमोनिया को निकालना होगा तो कम से कम 5 लीटर पानी की आवश्यकता होगी, लेकिन 5 लीटर पानी कोई पी नहीं पाता है। इसलिए अमोनिया क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन कर लेता है और उस अमोनिया को किसके फॉर्म में? यूरिया के फॉर्म में बाहर निकाल देता है। तो इसका उदाहरण कौन सा हो जाएगा? मनुष्य हो जाएंगे, अन्य स्तनधारी जो भी हैं वो हो जाएंगे, उभयचर प्राणी जो होंगे वो किस में आ जाएंगे? यूरियोटिलिक, मतलब यूरिया के उदाहरण में आ जाएंगे। तीसरा देखते हैं क्या है? यूरिकोटिलिक। यूरिकोटिलिक का जो उत्सर्जी पदार्थ है क्या है? यूरिक अम्ल है। यूरिक अम्ल है। इसे कितने पानी की आवश्यकता होगी? इन्हें सिर्फ 5 ml पानी की आवश्यकता होती है, बहुत कम मात्रा में पानी पीती हैं। और कौन कौन से आ जाएंगे इसमें उदाहरण में? पक्षी वर्ग व कीट वर्ग। जो भी पक्षियाँ होती हैं, जो कीट होते हैं, वो इतना पानी नहीं पी पाएंगी, ना 50 ml पानी पिएंगी ना 500 ml पानी पिएंगी। वो सिर्फ पानी, इन्हें कितनी की आवश्यकता होती है? 5 ml पानी की आवश्यकता होती है। और उनका उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है? यूरिक अम्ल होता है। उत्सर्जन के प्रकार में देखें तो ये क्या हो जाएगा? यूरिकोटिलिक हो जाएगा। ठीक बात है, इतना आप लोग कुछ समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं मानव के उत्सर्जन में। मानव उत्सर्जन की परिभाषा देखेंगे। उत्सर्जन की परिभाषा देखने के बाद इधर जो
हमें जो पढ़ना है वृक्क के बारे में पढ़ना है, वृक्क की परिभाषा। इसके बाद यूरेथ्रा मतलब मूत्रवाहिनी किसे कहते हैं इसकी परिभाषा। इसके बाद जो पढ़ना है मूत्राशय पढ़ना है। इसके बाद जो पढ़ना है मूत्रमार्ग पढ़ना है। ये जितने पॉइंट हमने अंडरलाइन किया है इसको पढ़ना है, इसके बारे में पढ़ना है। इसके बाद हमें उत्सर्जन की परिभाषा देखनी है। तो इतना आप लोग नोट कर लीजिए, फिर आगे हम चलते हैं। आइए बच्चों, एक एक पॉइंट को करते हुए देखते हैं। सबसे पहले इसमें हम लोग क्या देखेंगे, उत्सर्जन को समझ लिया, अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम उत्सर्जन की परिभाषा देखेंगे कि उत्सर्जन की परिभाषा क्या होती है। शरीर में उपापचय क्रियाओं के फलस्वरूप बनने वाले हानिकारक नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों को निष्कासन करने की प्रक्रिया जो होती है यही उत्सर्जन कहलाती है। तो ये जो उत्सर्जन होता है उपापचय क्रियाओं के फलस्वरूप होता है। उपापचय क्रिया किसे होती है, जो भी भोजन हम करते हैं, जो भोजन करते हैं इस भोजन में जो आवश्यक पदार्थ होते हैं उसको शरीर ग्रहण कर लेते हैं। जो अनावश्यक पदार्थ होते हैं, जो अनावश्यक पदार्थ होते हैं उसको बाहर निकालने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, उत्सर्जन कहलाती है। तो उत्सर्जन की परिभाषा आप लोग को समझ में आई होगी। अब उत्सर्जन मनुष्यों में जो उत्सर्जी अंग होता है वृक्क होता है, मतलब किडनी होता है, जिसको उर्दू में गुर्दा कहते हैं। उर्दू में गुर्दा कहते हैं, हिंदी में वृक्क कहते हैं, इंग्लिश में किडनी कहते हैं। तीनों चीज़ें आप लोग याद रखिए। तो हम बात करें कि मनुष्य में उत्सर्जी अंग, प्रमुख उत्सर्जी अंग क्या होता है, वृक्क होता है। वृक्क के कुछ सहायक अंग मिलके क्या करते हैं, उत्सर्जन का कार्य करते हैं। वृक्क के कौन कौन सहायक अंग हैं, जैसे इसमें यूरेटर है, इसके बाद यूनरी ब्लैडर है, इसके बाद कौन है, यूरेथ्रा है। अभी यही पॉइंट हम लोग को देखना है। सबसे पहले इसमें हम वृक्क की चर्चा करेंगे। वृक्क आइए सबसे पहले हम क्या देखेंगे, वृक्क के बारे में देखेंगे। वृक्क में क्या है कि यह एक जोड़ी वृक्क कशेरुक दंड पार्श्व के उदर भाग में स्थित होता है। कहाँ स्थित होता है, जो हमारा लीवर होता है, लीवर के कुछ नीचे बाएं साइड में स्थित होता है। इसके बाद कहा गया प्रत्येक वृक्क गहरे लाल रंग का होता है। जो हमारा किडनी होता है किस कलर का होता है, लाल कलर का होता है। इसके बाद कहा गया कि यह सेम के बीज, जो सेम की बीज आती है उसके आकार का हमारा जो होता है वृक्क होता है, मतलब किडनी होता है। किसके आकार का, सेम के बीज के आकार का। इसके बाद कहा गया इसकी लंबाई कितनी होती है, लंबाई 10 सेंटीमीटर होती है और मोटाई इसकी 9 सेंटीमीटर होती है और चौड़ाई जो होती है 5 सेंटीमीटर होती है। किसकी, वृक्क की। अब वृक्क की इतना आप लोग नोट कर लिए। अब वृक्क के जो सहायक अंग होते हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। आइए बच्चों आगे देखते हैं। अगला हमारा क्या है, मूत्रवाहिनी, जिसको इंग्लिश में कहते हैं यूरेटर। अब यूरेटर का काम क्या होता है कि वृक्क के हाइलस से, जो वृक्क का मुख होता है उसे क्या कहते हैं, रीनल हाइलस कहते हैं। तो कहा गया वृक्क के हाइलस से मूत्रवाहिनी निकलकर मूत्राशय में खुलती है। जो भी हमारे अपशिष्ट पदार्थ होते हैं ये वृक्क से छन के मूत्रवाहिनी की सहायता से कहाँ चला आता है, मूत्राशय में चला आता है। मूत्रवाहिनी की भित्ति क्या होती है, पेशीय होती है तथा यह वृक्क से मूत्र को मूत्राशय तक पहुंचाती है। हमने बताया था कि जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं किसके माध्यम से बाहर निकलते हैं, यूरिन मतलब मूत्र के माध्यम से बाहर निकलते हैं। तो वृक्क से जो भी विषैले पदार्थ होते हैं वो छन करके मूत्रवाहिनी की सहायता से कहाँ चले आते हैं, मूत्राशय में चले आते हैं। तो आप लोग को मूत्रवाहिनी मतलब यूरेटर अच्छे से समझ में आया होगा। अब अगले टॉपिक अगले पॉइंट पर चलते हैं। हमारा अगला पॉइंट क्या है, मूत्राशय में चलते हैं। इसमें क्या कहा गया, जिसको इंग्लिश में कहते हैं यूनरी ब्लैडर। ठीक, इसमें कहा गया यह थैलेनुमा पेशीय संरचना होती है, जैसे थैली के आकार का होता है। इसके बाद कहा गया इसकी भित्ति अत्यधिक फैल सकती है। मूत्राशय में मूत्र कुछ समय के लिए एकत्र होता रहता है। मूत्राशय के भर जाने पर मूत्र त्याग कर दिया जाता है। जब यहाँ से अपशिष्ट पदार्थ छन करके किसमें, मूत्राशय में पहुँच जाता है तो ये थैली क्या होती है, अत्यधिक फैल जाती है। जब फैल जाती है तो यहीं पर क्या लगा होता है, न्यूरॉन लगा होता है। यहीं पर न्यूरॉन लगा होता है। जब ये पूर्ण रूप से भर जाती है तो ये न्यूरॉन के द्वारा संदेश मस्तिष्क को पहुंचाया जाता है कि ये जो मूत्राशय मतलब यूनरी ब्लैडर है ये पूर्ण रूप से भर गया है, इसका त्याग किया जाए। तो नेफ्रॉन का कार्य क्या होता है, सूचना को मस्तिष्क तक पहुँचाने का कार्य किया जाता है। जब ये पूर्ण रूप से भर जाता है तो उसका त्याग किया जाता है। अब अगला त्याग कहाँ से किया जाता है, मतलब मूत्रमार्ग की सहायता से किया जाता है। अब इसका कार्य क्या होता है, मूत्रमार्ग जिसको यूरेथ्रा इंग्लिश में कहते हैं। मूत्राशय से एक नलिका निकलती है जिसे क्या कहते हैं, मूत्रमार्ग कहते हैं।
मूत्र मार्ग द्वारा शरीर से समय समय पर क्या मूत्र बाहर निकालने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, मूत्र मार्ग कहते हैं। तो ये आप लोग को उत्सर्जन, मानव में उत्सर्जन तंत्र कैसे होता है आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। अब फिर ऐसे अच्छे टॉपिक के साथ अपने चैनल पर फिर उपस्थित होंगे। अगर हमारे चैनल पर जो भी स्टूडेंट नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। फिर ऐसे ही एक अच्छे टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।